कैसे हैं। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के जो फार्मूले हैं उनको याद करने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम एक छोटी सी वीडियो बना करके इसको याद करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या है, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए हमारी क्या है, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जिसमें सबसे ज्यादा हम ये कहें तो प्रश्न इसी से आते हैं, लेकिन ये हमारे लिए महत्वपूर्ण भी है। देखिए अगर हम इनको याद करने की कोशिश करें तो सबसे पहले हम त्रिकोणमिति की सरसमीका याद करने की कोशिश करते हैं। तो आप इनको पहले सरसमीका के बारे में समझिएगा। सरसमीका, अभी सरसमीका ऐसी है जिसमें हम त्रिकोणमिति के बारे में समझ सकते हैं, जिसमें हमारे पहले है साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कास स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। ये हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी जगह पर अगर हम तीसरे की बात करें तो कासेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हमारी तीन सरसमीका है। इनसे आप भली भांति परिचित होंगे, आप लोग इनको पढ़ चुके होंगे, लेकिन एक बार हम फिर से इनको बहुत अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमको पेपर में दिक्कत ना हो। अगर हम इसी की बात करें इसको तो ध्यान से देखिएगा, इसी से हमारे कई सूत्र बन सकते हैं। अगर हमसे साइन स्क्वायर थीटा बराबर पूछा जाए, अगर हमसे साइन स्क्वायर थीटा बराबर पूछा जाए, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस का कास स्क्वायर थीटा। तो ये आपको देखने को मिलेगा कास थीटा के संबंध में साइन थीटा का फार्मूला। और अगर इसी से हम एक और बना लें फार्मूला तो एक और बन सकता है, क्या बन सकता है, कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो इससे हमें दो फार्मूले प्राप्त हुए, एक साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा और एक कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बात करते हैं इसकी, इससे भी दो फार्मूले आपको निकलेंगे। एक फार्मूला हमारे पास प्राप्त होगा सेक स्क्वायर थीटा किसके संबंध में, tan के पदों में। तो आपको याद रखना है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इसी से हमें tan का फार्मूला निकलेगा जिसके सेक के पदों में निकालना है। ध्यान से जाएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो इससे भी हमें दो फार्मूले प्राप्त हुए, तो आप इनको याद रखिएगा। अब चलते हैं इससे, अगर हम इससे प्राप्त करना चाहें तो इससे हमारे पास निकलेगा कासेक स्क्वायर थीटा। तो कासेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कासेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और इसी से एक और फार्मूला निकल के आएगा, जो दूसरा है वो हमारे पास है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। इसके बारे में आप लोग जान लेंगे। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगे, लेकिन एक बार हम फिर से इसका रिवीजन करा दे रहे हैं, तो आप लोग इसको जल्दी से नोट करिएगा ताकि फिर हम आगे इनको समझते हैं। देखिए अब हम लोग चलते हैं कुछ इनके व्युत्क्रम के बारे में समझ लेते हैं कि व्युत्क्रम क्या होते हैं। तो देखिए अगर हम इसके बारे में समझे त्रिकोणमिति के व्युत्क्रम, त्रिकोणमिति के व्युत्क्रम के बारे में समझते हैं, तो आपको याद होगा अगर हम व्युत्क्रम के बारे में समझें तो अगर हमारे पास आ जाए साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 अपान कॉसेक थीटा, और इसी जगह पर अगर हमसे पूछ ले tan थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर आपको याद होनी चाहिए 1 अपान कॉट थीटा। इसी जगह पर अगर आपसे पूछ ले cos थीटा, तो cos थीटा बराबर होना चाहिए आपको सेक थीटा। ये चीज आपको याद होनी चाहिए। तो आपको तीन फार्मूले याद करके रखना है, साइन tan cos, ये चीज आपको याद रखना है। अगर हम इसी से बनाना चाहें फार्मूला तो इसी से बन सकता है एक अलग से cosec थीटा बराबर, cosec थीटा बराबर आ जाएगा 1 अपान साइन थीटा। और इससे अगर हम बनाना चाहें तो इससे एक अलग से हमारे पास फार्मूला और आ जाएगा, वो आ जाएगा cot थीटा, तो cot थीटा बराबर आ जाएगा 1 अपान tan थीटा। और अगर हम इससे बनाना चाहें तो इससे हमारे पास एक और आ जाएगा sec थीटा, तो sec थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1 अपान cos थीटा। ये आपको याद होनी चाहिए, ये हमारे कुछ व्युत्क्रम है, तो आप लोग इनको नोट करिएगा। फिर इसके बाद हम आगे कुछ सूत्र याद करते हैं। देखिए अब हमारे कुछ ऐसे फार्मूले हैं जो इनके संबंध के बारे में, यानी त्रिकोणमिति के व्युत्क्रम के संबंध, त्रिकोणमिति के व्युत्क्रम के गुणनफल, व्युत्क्रम के गुणनफल
अगर हम व्युत्क्रम के गुणनफल की बात करते हैं तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक आ जाएगा sin थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। इसी जगह पर अगर हमारे पास आ जाए cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 1। इसी तरीके हमारे पास आ जाएगा tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा कि थीटा है तो ए भी हो सकता है, कुछ भी आप हो सकता है, लेकिन दोनों सेम हो चाहिए। एक इससे एग्जांपल हम समझा दे रहे हैं, वो कैसे हो सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, अगर हमारे पास sin 32 अंश इंटू cosec 32 अंश आ जाए तो उसकी वैल्यू कितनी होने वाली है 1। ये चीज आप याद रखिएगा, क्योंकि हमने 32 अंश का जो भी हमारे सिलेबस में हाई स्कूल में उसको हमने पढ़ा नहीं है, वो हमारे लिए कौन कौन से मान, यहाँ ध्यान दीजिए 0 अंश का मान दिया है, 30 अंश का मान दिया है, 45 अंश का मान दिया है, 60 अंश का मान दिया है और 90 अंश का मान दिया है। ये हमें मान दिए हैं। एक बार हम इनको पढ़ लेते हैं और फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए, अगर हम इनकी बात करते हैं त्रिकोणमिति के अनुपात की मान, अगर हम यहां बात करें त्रिकोणमिति के अनुपात मान, तो अनुपात मान किसमें थीटा। तो ध्यान से देखिए, अगर हमारे पास थीटा जो रहेंगे वो अगर 0 अंश की बात करें, 30 अंश की बात करें, 45 अंश की बात करें, 60 अंश की बात करें और 90 अंश की बात करें, तो इनके मान कैसे होंगे। अगर हम साइन थीटा में पूछें तो साइन थीटा में आपको 0 का मान क्या होता है 0, 30 का मान क्या होता है 1/2, 45 का मान क्या होता है 1/√2 और 60 का मान क्या होता है √3/2 और 90 का मान कितना होता है 1। इसी तरह आप cos थीटा में देखेंगे तो cos 0 का मान कितना होता है 1। इसी तरह cos 30 का मान कितना होता है √3/2 और cos 45 का मान कितना होता है 1/√2 और cos 60 का मान कितना होता है 1/2 और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। आपको याद रखना पड़ेगा, आप जितना याद करोगे उतना आपको रट जाएंगे। इसी तरीके हम tan की बात करते हैं तो tan थीटा का मान क्या होता है, अगर tan थीटा का मान देखेंगे तो tan 0 का मान क्या होता है 0। इसका मान क्या हो जाएगा, अगर हम इसकी बात करें तो 1/√3 हो जाएगा। अगर इसकी बात करें तो tan 45 का मान 1 होता है, अगर इसकी बात करें तो इसका मान होता है √3। इसकी बात करें तो हमारे पास आ जाएगा इनफाइनाइट, अर्थात परिभाषित नहीं। इसी तरीके अगर हम cot थीटा की बात करते हैं तो cot थीटा का हो जाएगा cot 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी इनफाइनाइट, यानी परिभाषित नहीं है। इसी तरह cot 30 की वैल्यू हो जाएगी √3। इसी तरीके cot 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। इसी तरीके cot 60 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1/√3 और इसी तरीके cot 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 0। अब बात करते हैं हम sec की, तो आप याद रखिएगा sec एज अ cos का अपोजिट है। अगर हम इसका cos 0 की वैल्यू रखेंगे तो 1 ही आएगा, इसका अपोजिट आप कर दीजिएगा तो 2/√3 हो जाएगा, इसका आप अपोजिट कर दीजिएगा तो √2 हो जाएगा, इसका आप अपोजिट कर दीजिएगा तो 2 हो जाएगा, इसका आप अपोजिट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0। तो अगर हम इसके नीचे अगर हम 0 रख देंगे, अगर हम यहाँ पर 0/1 है तो अगर हम 1/0 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा इनफाइनाइट, क्या आ जाएगा इनफाइनाइट अर्थात परिभाषित नहीं। इसी तरीके cosec की बात करते हैं तो cosec थीटा में हमारे पास क्या आ जाएगा cos 0 की वैल्यू क्या आ जाएगा इनफाइनाइट, परिभाषित नहीं है। और cosec 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। इसी तरीके cosec 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी √2 और cosec 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/√3 और cosec 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 1। ये हमारे कुछ मान, तो आपको उनको याद रखना पड़ेगा और अगर ज्यादा याद हो गए तो फिर हमें दिक्कत नहीं होती सवाल हल करने में, क्योंकि इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं डायरेक्ट की sin 45 का मान बताओ cos 45 की वैल्यू क्या होगी। तो आप इनको याद रखिएगा, ये दोनों जो cos 45 है ये दोनों मान सेम रहते हैं, ये जो 45 वाले में है इनकी वैल्यू और sin की इनके हमेशा याद रखना ये दोनों सेम रहते हैं। और इसी तरीके tan वाले में और cot वाले में ये भी दोनों सेम रहते हैं 45 में, और इसी तरीके cot वाले में भी हमारे दोनों सेम रहते हैं cot और sec और cosec, ये हमारे हो गए। अब एक संबंध इधर बता दे रहे हैं, अगर हमसे tan थीटा अगर पूछ ले, tan थीटा बराबर sin और cos के पद में, तो आपको याद रखना sin थीटा बटे cos थीटा। और इसी तरीके cot के पद में अगर आपसे पूछ ले तो cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटे sin थीटा। ये हमारे कुछ त्रिकोणमिति के सूत्र थे, जिसमें एक और बचा है जो 90 माइनस थीटा से संबंधित है, उसको भी एक बार हम देख लेते हैं, उसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए, हम लोग इन फार्मूलों का क्या कर रहे हैं रिवीजन कर रहे हैं, जिससे आपको जो भी आप प्रश्न हल करें उनमें आपको दिक्कत ना हो। आइए हम लोग इनको त्रिकोणमिति के 90 माइनस थीटा के अनुपात, अगर हम इनके अनुपात की बात करते हैं तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम इनके अनुपात की बात करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा
साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा हो जाएगा। इसी तरीके हमारे पास कॉस 90 माइनस थीटा बराबर बात करेंगे तो सेक थीटा अपोजिट साइन थीटा हो जाएगा। इसमें मान क्या हो जाते हैं आपस में बदल जाते हैं। 90 माइनस थीटा बात करेंगे तो cos थीटा हो जाएंगे और अगर cos 90 माइनस थीटा बात करेंगे तो क्या हो जाएंगे sin थीटा हो जाएंगे। इसी प्रकार tan 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा cot थीटा और इसी प्रकार cot 90 माइनस थीटा बात करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा tan थीटा और इसी प्रकार अगर हम बात करें sec की sec 90 माइनस थीटा की बात करते हैं तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा cosec थीटा और इसी प्रकार अगर हम cosec की बात करते हैं तो cosec 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा हमारे पास sec थीटा। ये हमारे कुछ मान। अब एक चीज आपको याद रखना है जिसमें आपको ये याद रखना है कि sin थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण जिसमें आप ये समझ सकते हैं इसको और हम सही से बता दे रहे हैं और क्योंकि हमको इसमें समकोण त्रिभुज की आवश्यकता होगी। समकोण त्रिभुज के बारे में आप जानते होंगे समकोण त्रिभुज में क्या है देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या है समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में 90 अंश और इसके ठीक सामने हमारे पास क्या कर्ण और इसके ठीक सामने हमारे पास क्या लंब और ये हमारे पास क्या है आधार। तो ये हमारे ए बी सी त्रिभुज में इनकी अगर बात करें यहाँ पर अगर हम बात करते हैं sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा sin थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण और इसी तरीके अगर हम cos थीटा बराबर बात करते हैं तो cos थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण और इसी प्रकार अगर हम बात करें tan थीटा की तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। तो आपको ये तीन चीजें याद रखनी है sin cos और tan ताकि फिर आपको याद ही हो जाएंगे। अगर हम बात करते हैं इससे संबंधित इसका अपोजिट पूछते हैं इसका अपोजिट क्या था cosec तो cosec का क्या हो जाएगा उल्टा कर दीजिएगा कर्ण बटे लंब हो जाएगा। और इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं इससे तो इसका क्या हो जाएगा sec का क्या हो जाएगा तो sec का हो जाएगा हमारे पास कर्ण बटे लंब सॉरी कर्ण बटे हमारे पास आ जाएगा आधार। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इससे अगर अपोजिट का होता था हमारे पास काट तो काट बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। तो आपको ये चीज याद रखना है इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने सेशन जो हमारा वीडियो है जिसमें हम लोग क्वेश्चन करते हैं आइए चलते हैं। प्यारे बच्चों आप सभी का माय मैथ क्लासेस में स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? आज हम लोग सेशन में कुछ फिर से उसी तरीके महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के आए हैं जिसमें आप लोगों को बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत आसान हो जाए। देखिए आज का जो पहला प्रश्न है उसमें हमें दिया गया परिमेय संख्या क्या हो तो आप लोग इनको पहचानिएगा और साथ में हल करते रहिएगा जिससे आपको पता चले कि हमने कितना कौन से प्रश्न को में गलती की है उस प्रश्न को और भी अच्छे से मेहनत करके सुधारा जा सके। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है परिमेय संख्या हो तो इनमें से परिमेय संख्या आप बताइए कौन सी होगी। तो परिमेय संख्या वो होती है जिन्हें हम p बटे q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर करड़ी के रूप में भी दिखे तो उनका हम वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। अगर संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकल रहा तो उसकी परिमेय संख्या नहीं है तो फिर क्या कहलाएगी अपरिमेय संख्या। तो रूट 7 का कोई वर्गमूल ही नहीं होता है। इसी तरह रूट 3 का भी नहीं होता है। रूट 9 का होता है तो रूट 9 का वर्गमूल क्या होता है 3 लेकिन रूट 8 का नहीं होता है। तो इसमें से परिमेय संख्या कौन होगी हमारे पास केवल 9। अगर हम दूसरे प्रश्न की बात करते हैं तो दूसरे प्रश्न पे ध्यान से देखिएगा। दूसरा प्रश्न हमको बताना पड़ेगा जिसमें कह रहा है किसी द्विघात समीकरण y बराबर ऐसे दिया है इसका ग्राफ कैसा होगा। तो आपको ग्राफ मैंने बताया था कि ग्राफ कैसा होता है। अगर आपको द्विघात समीकरण दिया है y बराबर ax² प्लस का bx और प्लस का c तो इसका आपको ग्राफ ये वाला होता है। कहने का मतलब ये ग्राफ ऐसे मिल जाएगा या फिर ये वाला ग्राफ कुछ ऐसे होगा या फिर ये ग्राफ कुछ ऐसे आपको मिलेगा। ये कहने का मतलब एक सच में है तो कुछ ग्राफ आपको ऐसे देखने को मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं ये कैसा होता है तो ये ग्राफ एक प्रकार का परवलयाकार होता है। कैसा होता है परवलयाकार होता है। कैसा होता है परवलयाकार। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है ये नंबर ठीक है। अब हम चलते हैं तीसरे वाले। तो तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न कह रहा है समीकरण जो निकाय है x बटे a बराबर y बटे b और दूसरा समीकरण हमें यहाँ से दिया है ये तो दो समीकरण दिए हैं। दो समीकरण में y का मान निकालना है। तो अगर हम तीसरे प्रश्न की बात करते हैं तो तीसरा प्रश्न हमारा है x बटे a बराबर y बटे b। हमें मान किसका निकालना है y का। तो अगर हम यहाँ से x की
की वैल्यू निकाल ली तो x बराबर क्या आ जाएगा, इसके इसमें गुणा कर दें तो a बटे b और इंटू हम y, ये समीकरण क्या हो जाएगा फर्स्ट। अब हम दूसरा समीकरण देखें तो दूसरा समीकरण ax प्लस का by और बराबर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, तो इसमें हम रख देते हैं तो इसको हम समीकरण क्या मान लेते हैं सेकंड, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण एक से, तो समीकरण एक से अगर हल करेंगे तो समीकरण एक क्या हमारे पास a x की जगह पर क्या लिखेंगे a बटे b इंटू y और प्लस का by बराबर a स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा हमारे पास b स्क्वायर, इसके इसमें गुणा कराएंगे तो a स्क्वायर बटे b इंटू y प्लस का by बराबर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, इसके नीचे एक हल मानेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा a स्क्वायर y, इसको हम इधर हल कर देते हैं। देखिए इसका इधर गुणा करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर y और प्लस b का इसके साथ गुणा करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा b स्क्वायर y और बटे नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा b बराबर हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर और प्लस का क्या हो जाएगा हमारे पास b स्क्वायर, इसमें से y कॉमन लेते हैं, y को कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या हमारे पास a स्क्वायर बटे b स्क्वायर बटे b बराबर a स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा b स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर b स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर कर देंगे तो y बटे b बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा a, तो y बराबर क्या आएगा हमारे पास b, तो हमारे पास जो ऑप्शन सही है ऑप्शन कौन सा हमारे पास सी है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अब हम लोग चलते हैं चौथे प्रश्न में। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, यदि समीकरण x स्क्वायर माइनस 4x प्लस a बराबर 0 का कोई वास्तविक मूल नहीं है, तो वास्तविक मूल के लिए हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए हम लोग चौथा प्रश्न हल करते हैं, आप भी साथ में हल करिएगा। देखिए चौथा प्रश्न क्या है, हमारे पास दो घात समीकरण दिए x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का a बराबर क्या हो जाएगा 0, तो इससे तुलना किससे कराएंगे, a x स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से क्या कराएंगे तुलना। तो आपको सवाल लगाना आना चाहिए कैसे सवाल करते हैं, यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू 1 आ जाएगी और b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस का 4 और c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। बोला गया है वास्तविक मूल नहीं है, इसका मतलब अवास्तविक है, तो अवास्तविक कंडीशन आप जानते हैं, अगर हम मूलों के लक्षण अब मूलों के लक्षण से अगर हल करेंगे, मूलों के लक्षण में हमारे पास आ जाएगा b स्क्वायर माइनस का 4ac, b स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा 4ac, यहाँ पर आप कैपिटल लेटर का यूज करिए, कैपिटल लेटर यूज करिए कैपिटल लेटर का भी यूज करिएगा और यहाँ पर लेस इज ग्रेटर देन 0 ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर इज ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, जी इज ग्रेटर देन 0 ये आ जाएगा। अगर हम b की वैल्यू रखेंगे तो माइनस 4 का वर्ग हो जाएगा और माइनस से कितना हो जाएगा 4 और 1 और c की वैल्यू ये हो जाएगी, c की वैल्यू 1 हो जाएगी और इज ग्रेटर देन 0, तो क्या आ जाएगा 16 माइनस 4a इज ग्रेटर देन 0, तो क्या आ जाएगा 16 हो जाएगा बराबर इज ग्रेटर देन 4 हो जाएगा और 4 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 4 इज ग्रेटर देन a, तो कौन सा है हमारे पास 4 इज ग्रेटर देन a, 4 इज ग्रेटर देन a यानी डी नंबर, हमारे पास कौन सा है यहाँ डी नंबर। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। अब देखिए पांचवें प्रश्न कौन सा है, पांचवें प्रश्न की बात करते हैं। देखिए पांचवें प्रश्न क्या कह रहा है, अनुक्रम दिया हुआ है और इसमें से कह रहा है 10वां पद कौन सा होगा, तो अनुक्रम में हम पहला पद लिखते हैं तो a बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा √2 और d बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, तो d बराबर 2 √2 से √2 घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा √2। इसी तरीके हमारे पास n कितने दिए हैं 10वां पद ज्ञात करना है, तो सूत्र क्या होता है an बराबर हमारे पास होता है a प्लस का n माइनस का 1 इंटू d, तो an कितना है हमारे पास 10 है तो 10वां पद आ जाएगा √2 प्लस का n 10 माइनस का 1 इंटू d कितना है √2, हल करो कितना आ जाएगा √2 प्लस का 9 √2। अब इसको आप जैसे हल करोगे तो 9 √2 अगर इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 10 √2, अब 10 को अगर हम अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 100 में और 2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास √200, तो √200 कौन सा है ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। आप इसको कर लीजिएगा क्योंकि ऐसा दिया नहीं है कि अलग अलग दिए हो इस तरह के 3 √2 5 4 √2, तो इस तरह नहीं था, तो ये अंदर करने के अंदर को इसलिए हमने इसको करने के अंदर गुणा करा दिया। अब हम लोग चलते हैं छठे प्रश्न पर। छठा प्रश्न हमारा बोल रहा है एक मार्ग निकालना, निम्नलिखित सारणी का मार्ग निकालेगा, तो मार्ग हम लोग कैसे निकालते हैं, तो देखिए आप लोग निकाल चुके हैं, एक तरफ लिखेंगे वर्ग अंतराल, यहाँ इधर लिखेंगे वर्ग अंतराल, यहाँ लिखेंगे वर्ग अंतराल और एक तरफ लिखेंगे आवृत्ति, आवृत्ति आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता, तो हमारे पास बारंबारता होगी fi और इससे हम क्या निकालेंगे एक साइड, ये हमारे पास 0 से 5 5 से 10 और फिर 10 से 15 और फिर 15 से हमारे पास है 20 ये। अब इसकी आवृत्ति दी है 2 4 6 10,
जीरो में 5 जोड़ेंगे 5 आएगा, 5 का आधा 2.5 आ जाएगा, और 5 में 10 जोड़ेंगे 15, 15 का आधा आ जाएगा 7.5, तो 5 5 का अंतर ये हो जाएगा 12.5, ये हो जाएगा 17.5। अब हमें क्या निकालना है, xi fi निकालना है। तो xi fi निकालने के इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5.0, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 5 20, 4 7 28, 28 2 30, एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। इसका जब इसमें गुणा करेंगे 6 5 30 भी 0, इससे लगे 3, 6 गुना 12, 12 में 3 जुड़ेंगे 15 के 5 लगे 6 का 6, 6 1 7, ये हो जाएगा हमारे पास। अगर हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1750, यानी ये एक अंक के बाद दशमलव। अब इनको हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। अब जोड़ते कैसे, ये हमारे पास सिग्मा fi निकल आएगा, 2 4 2 4 6 6 6 12, 12 के 2 से लगे 1 1 2, और इसको हम निकालेंगे सिग्मा fi xi। तो सिग्मा fi xi कितना आ जाएगा, 5 5 10 5 15 के 5 से लगे 1, और 1 3 4 4 7 11, और 11 में 7 जोड़ेंगे 18 के 8 से लगे 1, और 1 1 2, ये आ गया हमारे पास 250। अब 250 निकालने के लिए x बार हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा fi xi बटे हमारे पास सिग्मा fi। हल कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा 285 बटे हमारे पास क्या हो जाएगा 22। अब आप 22 का भाग दीजिएगा, 22 का भाग देंगे 285, कितने बार जाएगा, एक बार 22 बार, यानी कितना आ जाएगा 6 5। 22 का बार पढ़े कि 65 से ज्यादा जाए, 2 बार जाएगा, 22 गुना 44, ये कितना बचा 1, ये कितना बचा 2, दशमलव लगाएंगे 0 पढ़ेंगे, कितने बार जाएगा 9 बार, 9 गुना 18, और 9 गुना 18 1 19, ये 2 बचा, ये कितना बचा 10 10 से 9 1, फिर 0 बढ़ाएंगे, कितने बार जाएगा लगभग 22 में 6 से 10 5 बार, यानी इसको अगर लिखेंगे तो 12.95, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, सी नंबर। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए हमारा प्रश्न 7 और 8, ये बहुत अच्छे प्रश्न है, जिसमें ये पक्का से पक्का जो नीचे वाला प्रश्न है 8वां, ये 4 नंबर पक्का से जरूर आएगा, लेकिन आ भी सकता है, लेकिन यहाँ तो 1 नंबर का दिया तो तब तो हमें करना पड़ेगा। तो देखिए पहला प्रश्न को जो सॉरी 7वां प्रश्न है, 7वां प्रश्न क्या है, अगर हम 7वें प्रश्न को हल करेंगे तो 7वें प्रश्न में आपको त्रिभुज 2 बनाने हैं, तो 2 त्रिभुज हम पहले बना लेते हैं, इसके बाद आगे हम पढ़ते हैं प्रश्न A B C, और दूसरा त्रिभुज हमें दिया है, क्या दिया है, D E F। फिर आगे इसमें क्या रखा है कि त्रिभुज ABC तथा DEF में AB बटे DE बराबर BC बटे FD हो तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। इसने बोला है कि अगर हमारे पास त्रिभुज यहाँ जो भुजा दिए हैं वो AB बटे क्या है DE, और बराबर BC बटे क्या है FD। अगर ये समरूप है त्रिभुज ये दोनों, तो इनकी कंडीशन अगर हम देखें तो इसलिए अगर हम इनको लिखें तो AB बराबर क्या हो जाएगा DE, AB बराबर क्या हो सकता है DE, या फिर हम इसको ऐसे लिखें AB बटे DE। आप इनको हल कर सकते हैं, समीकरण इसको 1 मान ले, और BC बटे FD बराबर 1, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अगर इसको समीकरण 2 मानेंगे तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि AB बराबर DE, और इसलिए ये कह सकते हैं कि BC बराबर FD। अब आप देखिए जो हमारे पास AB है वो AB किसके बराबर है, DE के, AB DE के बराबर है। अगर AB DE के बराबर है तो इसके सामने कोण के बराबर होंगे। इसके बाद जो BC है वो BC किसके बराबर होगी, FD के, FD कहाँ ये है, तो BC FD के बराबर होगी, तो BC FD के सामने कौन है, A है, तो A वाला कोण किसके बराबर होगा, इसके ठीक सामने E है, तो यहाँ लिखेंगे कोण A किसके बराबर होगा, कोण E के, और जो BC है सॉरी AB है, AB के ठीक सामने कौन है, C है, तो ये C किसके बराबर होगा, और इसके ये जो D था वो F के बराबर होगा, यानी कोण जो C है वो F के बराबर होगा। जो बच गया कौन, D, वो किसके बराबर हो जाएगा ऑलरेडी B के, तो यहाँ B किसके बराबर हो जाएगा D के। तो अब मिलाइए, B E के बराबर है, नहीं ये गलत है, A F के बराबर है, ये भी गलत है, A D के बराबर है, ये भी गलत है, B D के बराबर है, यानी हमारा ऑप्शन कौन सही है, 4। तो आपको इस तरह हल करना पड़ेगा, तब आप इनको निकाल पाएंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, जो हमारे पास प्रश्न 8 है, 8वें प्रश्न की बात करते हैं। तो 8वां प्रश्न हमारे पास क्या कर रखा है, देखिए क्या कर रहा है, ये शीर्ष दिए गए हैं और शीर्ष दे करके फिर हमसे कह रहा है त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करो। तो ये एक सांख्यिकी का प्रश्न है, जिसमें हम ये कह सकते हैं निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्न है, जिसमें हमें निर्देशांक बनाएंगे। हमारे पास त्रिभुज दिए हैं, निर्देशांक दिए त्रिभुजों के, और ये ऐसे करके ये हमारे पास A है, ये हमारे पास B है, ये हमारे पास C है। A क्या है 0,4 और B क्या है 0,0 और C क्या है 3,0। अगर हम पहले AB निकाल लें
तो ए बी पहले आप निकालिएगा, ए बी क्या आ जाएगा, ए बी, तो ए से बी के बीच की दूरी निकाल लीजिएगा 0,4 और बी के बीच की दूरी 0,0, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, निकालिए। तो क्या हो जाएगा, ए बी अगर निकालना चाहें तो ए बी आ जाएगा x2 माइनस x1 0 माइनस 0 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस 4 का वर्ग। तो क्या आ जाएगा, ए बी बराबर, तो ए बी बराबर आ जाएगा अंडर रूट 0 प्लस ये हो जाएगा 4 का वर्ग। तो हमारे पास ए बी बराबर आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ये माइनस 4 का वर्ग है, माइनस 4 का वर्ग। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो अंडर रूट 16 आ जाएगा, तो ए बी बराबर आ जाएगा हमारे पास 4। तो ए बी कितनी क्या आ गई, 4। इसी तरह आप बी सी निकालिएगा, बी क्या है हमारे पास 0,0 और सी क्या है हमारे पास 3,0। तो बी सी कितनी आ जाएगी, तो बी सी निकाल लेते हैं अंडर रूट x1 y1 x2 y2। तो क्या हो जाएगा, चलिए बच्चों की बात चली गई थी। देखिए हम लोग कहाँ थे, देखिए हम लोग बीसी निकालना है, तो x1 y1 x2 y2 हल करेंगे। तो क्या करेंगे, x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस 0 का होल वर्ग हो जाएगा और प्लस 0 माइनस 0 यानी y2 माइनस y1 का होल वर्ग। तो बीसी क्या आ जाएगी हमारे पास, इसका हल करेंगे तो 3 का वर्ग हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा 0 का वर्ग। इसको जब निकालेंगे तो बीसी बराबर हमारे पास आ जाएगी 3 का वर्ग यानी 9। तो 9 का वर्ग क्या होता है हमारे पास, बीसी बराबर 3। तो हमारे पास बीसी आ जाएगी यानी ये इतनी कितनी आ गई, 3 की। अब हम क्या निकालेंगे, एसी। क्या निकालेंगे, एसी। ए क्या दिया है 0,4 और जो सी दिया है वो सी क्या दिया है 3,0। x1 y1 x2 y2। तो हमारे पास जो एसी है वो क्या आ जाएगी, अंडर रूट x2 माइनस x1 3 माइनस 0 का वर्ग और प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस 4 का वर्ग। तो क्या आ जाएगा, एसी बराबर आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 3 का वर्ग 9 यानी 3 से 0 घटाओगे तो 3 आ जाएगा, प्लस 4 से 0 घटाओगे तो माइनस का 4 वर्ग आ जाएगा। तो एसी बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 और प्लस 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16। 16 का 16 और 9 कितना हो जाएगा 25 और 25 का वर्ग कितना आ जाएगा हमारे पास 5। तो ये हमारे पास आ जाएगी 5। तो आपको एक त्रिभुज मिल गया 4 3 5। तो परिमाप क्या हो जाएगी, तो ध्यान से देखिए, इधर हम आपको लिखे दे रहे हैं त्रिभुज ए बी सी का परिमाप। अगर आप इनका परिमाप निकालोगे तो परिमाप क्या आ जाएगा, पहली भुजा ए बी प्लस दूसरी भुजा बी सी और तीसरी भुजा सी ए, तीनों भुजाओं का योग अर्थात 4 प्लस 3 और प्लस 5 जो 4 3 7 5 12। तो कौन सही है, तीसरा। तो हम लोग हमारा जो प्रश्न है उसका जो आंसर होगा तीसरा होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए बच्चों, इसको देखिए क्या है, यदि 3 tan a बराबर 4 दिया है तो c का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग 9वें प्रश्न को हल करेंगे जिसमें हमें 3 tan a बराबर कितना दिया है 4। तो tan a बराबर क्या आ जाएगा, तो tan a बराबर हो जाएगा 4/3 और हमसे पूछा है कि sec a का मान बताओ। तो sec a बराबर 8। हम इसको हल करेंगे सौर से। सौर क्या हमारी बोलती है, सौर को अगर हल करेंगे सौर से तो हमारी सौर बोलती है sec स्क्वायर a माइनस का tan स्क्वायर a बराबर कितना होता है 1। तो sec a हमें चाहिए, तो sec स्क्वायर a देख लेते हैं। sec स्क्वायर a माइनस tan की जगह पर क्या लिखेंगे 4/3 का स्क्वायर बराबर 1। तो sec स्क्वायर a बराबर माइनस का 16/9 बराबर 1, माइनस को हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो sec स्क्वायर a बराबर हो जाएगा 1 प्लस 16/9। इसका हल कर लीजिएगा। sec स्क्वायर a बराबर 9 × 9 प्लस 16 × 16/9। अब आप जिसको हल करोगे तो sec स्क्वायर a बराबर 16 9 25 हो जाएगा बटे 9 हो जाएगा। इधर से वर्गमूल हटाओ, इधर क्या चल जाएगा अंडर रूट। तो अंडर रूट हट जाएगा तो कितना रहेगा, तो हमारे पास आ जाएगा sec a बराबर आ जाएगा हमारे पास 5/3। कितना आ जाएगा 5/3 यानी ऑप्शन कौन सा है, चौथा। अब हम लोग चलते हैं 10वें प्रश्न पर। 10वां प्रश्न हमारा बोल रहा है, देखिए 10वां प्रश्न क्या कह रहा है, 10वें प्रश्न में देखेंगे कह रहा है यदि tan अल्फा प्लस cot अल्फा बराबर 5, क्या है tan अल्फा प्लस cot अल्फा बराबर 5 और हमसे निकालने के लिए क्या बोला, tan स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा बराबर 8। अगर ऐसे सवाल आते हैं तो आप इनको सीधे सीधे वर्ग करो और आप ही जानते हो tan अल्फा और cot अल्फा एक दूसरे के व्युत्क्रम में कट जाएंगे, उनकी वैल्यू एक हो जाएगी। चलिए इनको हल करते हैं। क्या लिखेंगे tan अल्फा प्लस का cot अल्फा बराबर कितना हो जाएगी 5। क्या लिखोगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जैसे वर्ग करोगे हो जाएगा tan अल्फा प्लस का cot अल्फा का होल वर्ग बराबर क्या आ जाएगा 5 का वर्ग। क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर प्लस 2 tan अल्फा इंटू काट अल्फा बराबर 5 का कितना हो जाएगा 25 tan स्क्वायर अल्फा प्लस का काट स्क्वायर अल्फा प्लस 2 इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 1 क्योंकि हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू होती है तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा प्लस का काट स्क्वायर अल्फा बराबर 25 प्लस का 2 उधर जाकर कैसे हो जाएगा माइनस तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस का काट स्क्वायर अल्फा बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 30 ऑप्शन कौन सही है तीसरा। देखिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न में 11वां प्रश्न हमारे पास दिया sin थीटा बराबर cos थीटा और इसमें से आपसे कह रखा है कि थीटा जो है 0 के बराबर भी हो सकता है 0 से बड़ा भी हो सकता है परंतु पाई बाय 2 से छोटा हो सकता है। देखिए करते हैं जो प्रश्न हमारे पास 11 है 11वां प्रश्न हमारे पास दिया है sin थीटा बराबर क्या है cos थीटा। अगर इनकी बात करें तो थीटा का मान क्या हो सकता है तो यहां पर हम लिखेंगे sin थीटा बराबर 1/sin थीटा ठीक गुणा करा लेते हैं तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर हमारे पास 1 हो जाएगा तो इधर से वर्ग घटाएंगे इधर क्या चल जाएगा अंडर रूट लेकिन यहाँ पर दो मान आएंगे एक साइन थीटा का मान आएगा प्लस का माइनस का एक प्लस से होगा और एक कैसे आएगा माइनस से। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो साइन थीटा बराबर अगर हम प्लस का 1 लेते हैं तो यहाँ पर क्या देगा साइन थीटा थीटा में साइन 1 किसकी वैल्यू होती है हम यही जानते हैं कि साइन पाई बाय 2 की वैल्यू होती है साइन से साइन कर देंगे तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा पाई बाय 2 अर्थात हम कह सकते हैं कितने अंश 90 अंश। लेकिन अगर यही बात अगर हम कहें कि साइन थीटा बराबर अगर यही बात बोले कि माइनस का 1 तो 1 माइनस का 1 किसमें आएगा अगर हम माइनस का 1 बोले तो माइनस 1 किसमें आएगा तो ये आ जाएगा साइन थीटा बराबर हमारे पास आ जाएगा साइन 270 जो कि अभी हम लोग पढ़े नहीं है ये चीज कर जाएगा तो थीटा बराबर हमारे पास आ जाएगा 270 ये हो। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 12 में। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है 12 प्रश्न बोल रहा है कि sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर 0 सेम प्रश्न नंबर 11 के तरीके है जिसमें आपको sin की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा का मान ज्ञात करना है। तो चलते हैं 12 प्रश्न हमारे पास दिया है sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर कितना 0 है। अगर हम इसको सही से लिखें तो sin थीटा बराबर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा cos थीटा। आप लोग इसको हल कर सकते हैं बहुत आसान सवाल है ज्यादातर तो क्वेश्चन अभी 1 नंबर में मिला है लेकिन पिछली बार जब आप लोगों को सेशन कराया तो उसमें 2 नंबर का था। आज इसको देखिए sin की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा हम ऐसी वैल्यू सोचिए कि sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू दोनों सेम किसमें होती थी थीटा का मान 45 अंश अर्थात आप इसको बोल सकते हैं कि जब थीटा बराबर कितने अंश होगा 45 अंश हो तब आपकी वैल्यू दोनों क्या होंगी बराबर होंगी। आपसे हमने बताया था ना जब आपको अभी जो फार्मूले समझा रहे थे ट्रिग्नोमेट्री के उसमें आपको कहे थे कि sin थीटा cos थीटा का अगर 45 मान है तो उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी सेम हो जाएगी तो 45 है अर्थात हम अगर sin पावर 4 निकालना चाहें sin की पावर 4 थीटा प्लस का cos की पावर 4 थीटा का अगर मान निकालना चाहें तो इनकी जगह पर थीटा की जगह पर 45 अंश रख दें यानी 45 अंश प्लस cos की पावर 4 थीटा 45 अंश तो क्या हो जाएगी ये हो जाएगी sin 45 की वैल्यू 1/√2 की पावर 4 प्लस cos 45 को 1/√2 की पावर 4 इनको कितने बार गुणा करेंगे 4 बार 1/√2 गुणे 1/√2 गुणे 1/√2 और गुणे 1/√2 इसी तरह प्लस इसको भी इसी तरह लिख सकते हैं 1/√2 गुणे 1/√2 गुणे 1/√2 और गुणे 1/√2। अगर हम इनकी देखें तो ये आ जाएगा तो इसकी आ जाएगी वैल्यू 1/2 गुणे 1/2 आ जाएगी प्लस इसी तरह इसकी वैल्यू 1/2 गुणे 1/2 आ जाएगी अर्थात इसको हल करें तो 1/4 प्लस 1/4 अगर हल करोगे तो 2/4 आ जाएगा अगर हल करोगे तो 1/2 आ जाएगा भाई काट दो इनको 1/2 आ जाएगा तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1/2 ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न जो हमारे प्रश्न में है 13 नंबर। अब 13 प्रश्न की बात करते हैं तो 13 कह रहा है कि एक इसको चित्र बनाना पड़ेगा पहले प्रश्न आप सही से पढ़िएगा तब आप इसको चित्र बना लेंगे तो आप प्रश्न को हल करेंगे। कह रहा है एक बिंदु Q से एक वृत्त की स्पर्शरेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की वृत्त के केंद्र से दूरी दी है 25 सेंटीमीटर तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास पहले वृत्त बनाना पड़ेगा तो वृत्त बनाएंगे हम वृत्त सही बन गया देखिए तो वृत्त यहाँ पर सही से नहीं बनता ये है हमारे पास वृत्त है और ये वृत्त का क्या है केंद्र है वृत्त का केंद्र हो गया और बिंदु Q से वृत्त की स्पर्शरेखा की लंबाई दी है Q से स्पर्शरेखा की लंबाई है हमारे पास Q से स्पर्शरेखा की लंबाई दी है इसको हम कह देंगे Q से स्पर्शरेखा की लंबाई ये स्पर्शरेखा की लंबाई है और ये है Q और इसको O मान लेते हैं Q से स्पर्शरेखा की लंबाई ये P बिंदु है कितनी दे रखी है 24 सेंटीमीटर
और ये यहाँ से यहाँ तक मिलाने में हो गई वृत्त की त्रिज्या, और केंद्र से पी तक मिलाने पर हो जाएगी की दूरी कितनी दे रखी है 25 सेंटीमीटर। तो हमें ये निकालना OQ। तो हम जानते हैं कि स्पर्श बिंदु पर बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज OQP में समकोण के ठीक सामने भुजा कर्ण OP का वर्ग बराबर कर्ण के ठीक सामने भुजा लंब OQ का वर्ग और प्लस आधार QP का वर्ग। हमें क्या चाहिए OQ क्या है, वृत्त की त्रिज्या। तो OP कितनी दी है 25 का वर्ग बराबर OQ कितनी दी है हमें निकालना है, प्लस OP कितना दिया है 24 का वर्ग। कितना हो जाएगा 25 का वर्ग हो जाएगा हमारे पास 625 और OQ का वर्ग हमें निकालना है, प्लस 24 का वर्ग हो जाएगा 576। ये प्लस का इधर आ जाएगा कैसे हो जाएगा माइनस का हो जाएगा बराबर OQ का वर्ग। तो क्या हो जाएगा, इसको जब घटाएंगे तो 15 में से 6 जाएंगे 9, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 1, इसलिए उधार हो जाएगा 11, 11 में से 4 बराबर कितना हो जाएगा OQ का वर्ग। इधर से वर्ग घटाएंगे इधर क्या चल जाएगा अंडर रूट। तो 49 किसका वर्गमूल है, तो हम ये कहेंगे कि 49 वर्गमूल है 7। तो हमारे पास जो OP वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये जो त्रिज्या आ गई कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अब हमारा प्रश्न 14 नंबर है, कह रहा एक ठोस पाइप। अब आप जानते हो कि पाइप कैसा होता है बेलनाकार। तो हम लोग पाइप को पहले बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास एक ठोस पाइप है जो बेलनाकार में होता है, जिसमें हमें दे रखा क्या है व्यास। तो ये हमारे पास हो गई व्यास, ये इतनी व्यास हो गई। व्यास कितनी दी है 4 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई जो दी है वो कितनी दी है 20 सेंटीमीटर। तो अगर हम पाइप का व्यास अगर बात करें तो पाइप का व्यास यानी डी बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी व्यास की आधी अर्थात 2 सेंटीमीटर की आ जाएगी। इसके बाद पाइप की लंबाई क्या आ जाएगी, तो पाइप की लंबाई यानी h बराबर कितनी आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। अब आप इसका क्या निकालिएगा, हमसे पूछा पाइप का आयतन। तो पाइप का आयतन क्या होता है, तो पाइप का आयतन निकालेंगे तो क्या देगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू मत रखिए, आर कितना दिया है 2, पाई में ही निकालेगा। गुणे एच की वैल्यू कितनी दी है 20, हल करो पाई गुणे 2 का वर्ग 4 गुणे 20 अर्थात कितना आ जाएगा 20 चौक 80 पाई। कितना आ जाएगा 20 चौक 80 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर हो गया। अगर आपको पाई की वैल्यू रखना तो रख दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग चलते हैं 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न क्या है जो हमारे सेशन का लास्ट प्रश्न है। देखिए कह रहा है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर A और P भी स्पर्श रेखाएं, तो हमको पहले वृत्त बनाना पड़ेगा। तो वृत्त बनाएंगे और वृत्त से बिंदु P हो गया, P से स्पर्श रेखा ये स्पर्श रेखा हो गई और एक स्पर्श रेखा ये हो गई। ये दोनों एक दूसरे को मिलती हैं। ये हो गया बिंदु A और ये हो गया बिंदु B। और हमसे क्या रखा है केंद्र O पर P और P भी स्पर्श रेखाएं जिनका परस्पर झुकाव कितना है 80 अंश है। ये 80 अंश झुकाव पर है, झुकती है तो कोण POA यानी ये कितना होगा, केंद्र पर झुकाव कितना है POA यानी इसको हमको मिलाना पड़ेगा। अगर हम इसको मिला देंगे तो हमारे पास हो जाएगा जो 80 का जवाब कितने आ जाएंगे 40 40। हम जानते हैं स्पर्श बिंदु पर बना कोण कितने इसका 90। हमको लिखना पड़ेगा क्या है, क्या लिखेंगे दिया है वृत्त का केंद्र क्या है, वृत्त का केंद्र O है तथा स्पर्श रेखा AP और BB द्वारा बना कोण कितने अंश है 80 अंश। तब हम ये कहेंगे कि केंद्र O से P को मिलाया जिससे कोण OPA बराबर कितने अंश आ जाएंगे 40 अंश। तब आप इसको हल करिएगा तो यहां लिखेंगे इसलिए त्रिभुज OAP
OAP में कोण OAP प्लस कोण APO प्लस कोण POA बराबर कितने अंश 180 अंश। POA बराबर 180 अंश। ये कितना दिया 90 अंश दिया है प्लस ये कितना दिया 40 अंश दिया है प्लस ये हमें निकालना POA बराबर कितने अंश 180 अंश। ये दोनों जुड़ जाएंगे 130 हो जाएगा प्लस कोण POA बराबर कितने अंश 180 अंश। इधर लिखे देना है, इसको उठा के इधर लेकर आओगे तो कैसे हो जाएगा ये माइनस से 180 से 130 घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा POA बराबर कितने अंश आ जाएगा 50 अंश। तो POA कितना आ जाएगा 50 अंश। अगर ये 50 तो ये भी कितने का होगा 50। अगर केंद्र पूछता तो BOA या AOB कितने का हो जाता 100। ये हमारा आंसर होगा। आज के सेशन में हम लोग इतना ही हल करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है या आपको सवाल समझ में आए हैं तो आप लोग सेशन को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। अगर कोई आपको सवाल में किसी सवाल में दिक्कत आई है तो आप कमेंट कीजिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी उसके बारे में आप बताइएगा। अगर किसी भी चीज में आपको दिक्कत है या फिर वीडियो क्वालिटी में दिक्कत है आप उसको शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते, बताते नहीं है, इससे ऐसा लगता है कि आप लोग इतने ज्यादा उत्साहित नहीं। बहुत कोशिश होती है कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा जितना अच्छे से समझा सके उतना समझाते हैं। चलिए अगले सेशन मिलते हैं। थैंक यू।